हेलो डियर स्टूडेंट्स। मोस्ट वेलकम है आप सभी का एक न्यू वीडियो में। और आज के इस वीडियो में बेटा हम लोग डिस्कस करेंगे सीयूटी 2023 का जो क्वेश्चन पेपर है उसका पार्ट थर्ड सॉल्यूशन है, जिसमें करीब हमारे पास रिमेनिंग 20 क्वेश्चंस बचे हुए हैं जो हम लोग आज के इस वीडियो में डिस्कशंस करने वाले हैं। तो अगर आप लोगों ने पार्ट वन एंड पार्ट सेकंड नहीं देखा है तो आप जाके एक बार पार्ट वन एंड पार्ट सेकंड को जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, हर टॉपिक्स हर चैप्टर्स के क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए एक भी क्वेश्चंस मिस मत करिएगा। ठीक, हर एक वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट करें तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा बेटा, है ना। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। सर का फेस नहीं दिख रहा है, सर ने टारगेट रखा है जब चैनल पे 10K सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाएंगे तब जाके हम जो है लाइव वीडियो भी करने वाले हैं। ठीक है, तो 10K सब्सक्राइबर कंप्लीट करवाइए। आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। देखते हैं क्वेश्चंस क्या क्या रहने वाला है आज के सेशंस में, है ना। तो करीब हम लोगों ने क्वेश्चन 30 तक हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। 30 क्वेश्चन हमारे ऑलमोस्ट हो चुके हैं। ठीक, 31 से हम लोग क्वेश्चन डिस्कशंस करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा 31 है। अ वायर कैरिंग करंट आई बैंड एज शोन इन फिगर is placed in a uniform magnetic field B that the emerges normally out from the plane of figure. Force on this wire is, ठीक, इस वायर में कितना फोर्स लग रहा है वो फोर्स हमें क्या करना है भाई, कैलकुलेट करना है। ठीक, यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड दे रखा है वो मैग्नेटिक फील्ड हमारा यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। कैसा मैग्नेटिक फील्ड है भाई, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। और फोर्स हमें कैलकुलेट करना है, कितना फोर्स यहाँ पे वर्क कर रहा है वो हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, चलिए हम बात करते हैं। अगर हम बात करें यहाँ पे तो देखिए दो वायर है जिसकी लेंथ, जिसका रेडियस या लेंथ की अगर हम बात करें तो आर दे रखा है, इसका लेंथ भी हमारा आर दे रखा है। और ये जो एक सर्कुलर वायर है, ठीक, इस सर्कुलर वायर की जो लेंथ है ये भी हमारा कितना होगा भाई, ये पाई आर होगा। कितना होगा, पाई आर होगा। ठीक, तो अगर एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एक करंट कैरिंग कंडक्टर्स अगर प्लेस्ड होता है तो उस करंट कैरिंग कंडक्टर पे जो फोर्स लगता है बेटा एफ, दैट इज विल साइन थीटा अप्लाई होता है। बट यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड नॉर्मली आउटवर्ड डायरेक्शन में है, तो हम यूज कर सकते हैं थीटा इज इक्वल टू 90। अगर थीटा 90 है तो उस केस में एफ इज इक्वल टू हो जाएगा बेटा विल, एफ इज इक्वल टू विल साइन 90। ठीक, तो ये हमारा हो जाएगा आपका टोटल, अगर हम बात करेंगे तो ये हो जाएगा बी आई एल। ठीक, ये फॉर्मूला हमने जस्ट यहाँ पे यूज करना है। अब हमें ये चेक करना है कि जो वायर की जो लेंथ है वो कितना है, वायर के लेंथ कितना हम कंसीडर करेंगे, ये हम सबसे पहले हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो देखो अगर हम वायर की लेंथ की अगर हम बात करेंगे तो ये हमारे पास है आर। ठीक, ये हमारे पास है आर, तो ये टोटल लेंथ हो गया 2r। ठीक, और ये जो लेंथ हमारा है इस वायर की जो लेंथ है, ठीक, इस वायर के लेंथ जो है ये पाई आर दे रखा है, तो ये पाई आर हो जाएगा हमारा टोटल लेंथ। तो फोर्स हमारा हो जाएगा एफ आई बी आई, ठीक, 2r प्लस पाई आर। ठीक, तो ये हमारा टोटल फोर्स होगा। और जो फोर्स का डायरेक्शन होगा, क्योंकि एक ही ऑप्शन है तो ये वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन होगा, तो ऑप्शन नंबर थर्ड जो है ये हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, चलिए हम बात करते हैं सेकंड 32 नंबर क्वेश्चन। 32 नंबर क्वेश्चन, तो 32 नंबर क्वेश्चन पे देखा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल ऑफ एन इक्विलेटरल इक्विलेटरल प्रिज्म। इक्विलेटरल प्रिज्म का मतलब हो गया कि यहाँ पे प्रिज्म एंगल आपका है 60 डिग्री, इज रूट टू एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशंस ऑफ दैट प्रिज्म इज। इस प्रिज्म का मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशंस कितना है ये हमें कैलकुलेट करना है। ठीक, कितना है मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशंस ये हमें कैलकुलेट करना है। देखो n इज इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला, ये होता है साइन डेल m प्लस a बाई 2 डिवाइडेड बाय साइन a बाई 2। ठीक है, क्योंकि इक्विलेटरल प्रिज्म है तो एंगल ए जो है वो हमारा हो जाएगा 60 डिग्री, और एन आपका दे रखा √2, तो √2 इज इक्वल टू साइन डेल एम प्लस 60 बाई 2 डिवाइडेड बाय साइन, तो वो a बाई 2 करोगे तो 60 को
2 से डिवाइड करोगे 30 आ जाएगा, तो ये जाए साइन 30। ठीक, साइन 30 हो जाएगा हमारा 1/2। तो ये आपका जाएगा यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे लिखूं तो ये √2 इज इक्वल टू साइन डेल एम प्लस 60। एक मिनट, स्पेस कम हो गया यहाँ पे। ठीक है, मैं थोड़ा सा स्पेस बढ़ा लेता हूँ यहाँ पे। ठीक ना, डेल एम प्लस ए बाई 2 और डिवाइडेड बाई 1/2, क्योंकि साइन 30 का वैल्यू 1/2, इधर मल्टीप्लाई कर देंगे इधर, तो √2/2 इज इक्वल टू 1/√2 आ जाएगा बेटा, ये इज इक्वल टू साइन डेल एम प्लस ए बाई 2। ठीक है, देखो a/2 45 का वैल्यू होता है, तो ये जो प्लस डेल एम प्लस a/2, तो ये हमारा जो 45 है ना, 2 की 45 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डेल एम इज इक्वल टू 90 और a का वैल्यू हमारे पास है 60, तो 90 माइनस 60 दैट इज 30। तो डेल एम जो है हमारा 30 हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर थर्ड जो है ये करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर थर्ड इज द करेक्ट आंसर। ठीक, तो जो भी आंसर आपका आ रहा है आप खुद भी कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। ठीक, जो भी आपको ऑप्शंस लग रहा है कि ये करेक्ट है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। चलिए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 33। क्या कह रहे, ट्रांसफर ऑफ इंटीग्रल नंबर ऑफ इज वन ऑफ द एविडेंस ऑफ क्वांटाइजेशंस ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, है ना। ट्रांसफर ऑफ इंटीग्रल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक, इसका ट्रांसफर होता है भाई, इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स ही रिस्पॉन्सिबल हैं चार्ज के लिए। तो इसलिए ऑप्शन नंबर थर्ड सही होगा कि यदि ट्रांसफर ऑफ इंटीग्रल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज वन ऑफ द एविडेंस ऑफ द क्वांटाइजेशंस ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक हो गया, चलिए बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 34, देखो क्वेश्चन नंबर 34 की अगर हम बात करें तो कह रहे व्हेन अ स्लैब ऑफ इंसुलेटिंग मटेरियल 4 mm thick is introduced between the plates of parallel plate capacitor of separations 4 mm. ठीक, it is found that the distance between the plate has to be increased by 3.2 mm to restore the capacity to its original value. The dielectric constant of material is, मटेरियल का डायरेक्टली कांस्टेंट आपको यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो अगर हम बात करें इस क्वेश्चन में, देखो सबसे पहले क्या करें, एक मटेरियल एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब है जिसकी थिकनेस कितना है भाई 4 mm है, ये टी है, जो कि इंट्रोड्यूस किया गया है एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में। ये हमारे पास एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है ना, इसके बीच में हमने एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब को क्या कर दिया भाई, इंट्रोड्यूस कर दिया, जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना भाई के है। चलिए बहुत बढ़िया। इट इज फाउंड दैट द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट हैज टू बी इंक्रीज बाय 3.2 mm to restore the capacity to its original value। तो कह रहे हैं कि अगर हम, क्योंकि देखो कि अगर हम इंट्रोड्यूस करोगे उसके अंदर कैपेसिटर के अंदर, तो कैपेसिटी आपका क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, कैपेसिटी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो कह रहे हैं उसी इनिशियल वैल्यू को रिस्टोर करने के लिए इट इज फाउंड दैट द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स हैज टू बी इंक्रीज्ड बाय 3.2 mm टू रिस्टोर द कैपेसिटी टू इट्स ओरिजिनल वैल्यू, है ना। तो कह रहे हैं कैपेसिटर की जो कैपेसिटर के प्लेटों के बीच का जो डिस्टेंस है उसको 3.2 mm हमने क्या करा, इंक्रीज कर दिया, ताकि हमारी जो कैपेसिटी है वो इनिशियल कैपेसिटी के इक्वल रहे। ठीक, तो आपसे पूछा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मटेरियल इज, मटेरियल का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना होगा। देखो तो सबसे पहले हम बात करते हैं अगर इनिशियल कैपेसिटी की, यहीं पे स्पेस है, यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। देखो इनिशियल कैपेसिटी की अगर हम बात करते हैं तो इनिशियल कैपेसिटी हमारे क्या होगा, तो इनिशियल कैपेसिटी है C इज इक्वल टू के सॉरी A एप्सिलॉन नॉट बाई डी, A एप्सिलॉन नॉट बाई डी। ठीक, और फाइनल कैपेसिटी जब डाइलेक्ट्रिक स्लैब को इंसर्ट करेंगे, तो डाइलेक्ट्रिक स्लैब को इंसर्ट करेंगे तो कैपेसिटी हो जाएगा A एप्सिलॉन नॉट बाई डी माइनस टी, डी डैश माइनस टी प्लस टी बाई के, टी बाई के, क्योंकि दोनों केस में आपका जो कैपेसिटी है वो सेम है। ठीक, तो फर्स्ट केस में जो D है वो हमारा 4 mm है, T जो है डाइलेक्ट्रिक स्लैब जो है उसकी भी थिकनेस 4 mm है, और जो D डैश है क्योंकि हमने 3.2 डिस्टेंस और इंक्रीज कर दिया, तो टोटल डिस्टेंस हमारा हो गया 4 प्लस 3.2 तो 7.2 mm, 7.2 mm। देखो ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा, कर दो कैंसिल, तो क्या बचेगा यहाँ पे D इज इक्वल टू डी डैश माइनस टी प्लस टी बाई के। ठीक, तो D हो गया हमारा 4 इज इक्वल टू डी डैश हो गया 7.2 माइनस टी हो गया हमारा 4, है ना, प्लस 4 बाई के, mm में है, सब कैंसिल आउट हो जाए, तो इसलिए कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है।
ठीक, देखो 4 उठ के इधर आ जाएगा तो 8 हो जाएगा। 8 माइनस 7.2 इज इक्वल टू 4/k। तो ये आपका बचेगा 0.8। 0.8 इज इक्वल टू 4/k। तो k इज इक्वल टू क्या जाएगा बेटा, 4/0.8। तो ये आपका जाएगा 5। ठीक, तो जो k का वैल्यू आएगा ये हमारा जाएगा 5 आ जाएगा। ठीक, इसका मतलब जो डाइलेक्ट्रिक स्लैब आप इंसर्ट करोगे उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना होना चाहिए भाई, उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होना चाहिए 5। तो ऑप्शन नंबर सेकंड जो है ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इज इट क्लियर? बहुत इजी क्वेश्चन है, बस जस्ट आपको थोड़ा सा अपना क्या करना है, जस्ट थोड़ा अपना माइंड को यूज करना है। माइंड को क्या करना है, यूज करना है। ठीक, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 35। क्या कह रहे हैं, अ कॉपर वॉल ऑफ डेंसिटी 0.8 ग्राम पर सीसी, मतलब सेंटीमीटर क्यूब। सीसी का मतलब होता है सेंटीमीटर क्यूब, जिसको ब्लैक ले लेता हूं मैं। ठीक, एंड 1 सेंटीमीटर इन डायमीटर इमर्स्ड इन ऑयल ऑफ डेंसिटी 0.8 ग्राम per cc, the charge on ball, if it remains just suspended in oil in an electric field of intensity 600 pi volt per meter acting in the upward direction is। ठीक, देखो हमसे क्या पूछ रहा है, सबसे पहले क्वेश्चंस में ये आइडेंटिफाई करते हैं। तो हमसे पूछ रहा है चार्ज क्या होगा, चार्ज ऑन द बॉल if it remains just suspended in oil in an electric field of intensity that is 600 pi volt per meter acting in the upward direction। ठीक, तो एक हमारे पास बॉल है कॉपर का जिसकी डेंसिटी आपके पास गिवन है, और ऑयल की डेंसिटी आपके पास गिवन है। बॉल की डेंसिटी 8.0 है और ऑयल की जो डेंसिटी है वो 0.8 है। तो आपसे पूछ रहा है यहाँ पे कि अगर हम उसको ऑयल के अंदर सस्पेंड करते हैं, चार्ज को क्या करते हैं, ऑयल को ऑयल के अंदर सस्पेंड करेंगे। रुक जाओ, द चार्ज ऑन द बॉल इफ इट इज रिमेन जस्ट सस्पेंडेड इन ऑयल इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी दिस एक्टिंग इन द डाउन अपवर्ड डायरेक्शन इज। ठीक है, चलो तो क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी होगा, यहाँ पे इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो मैं पेज को यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ, क्लियर द पेज। ठीक, नाउ देखो सबसे पहले फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। देखो एक बॉल को अगर हम सस्पेंड करेंगे यहाँ पे ऑयल में, ठीक, ये हमारा क्या है भाई, ऑयल है ना। तो अगर हम ऑयल में सस्पेंड करेंगे तो क्या होगा, तो सस्पेंड करेंगे तो एक तो क्योंकि इस पे चार्ज है और इलेक्ट्रिक फील्ड आपका अपर डायरेक्शन में है, तो इस पे एक फोर्स लगेगा अपर डायरेक्शन में, दैट इज क्यूई। इस बॉल का अपना एक मास होगा mg, जो कि वेट होगा mg, डाउनवर्ड डायरेक्शन में वर्क करेगा। क्योंकि इसको ऑयल के अंदर हमने सस्पेंड किया हुआ है, ऑयल के अंदर हमने इसको लटकाया है, तो ऑयल भी एक इस पे अपथ्रस्ट फोर्स लगाएगा ऊपर की तरफ। ऑयल का अपथ्रस्ट फोर्स कहाँ लगेगा भाई, ऊपर की तरफ। ठीक, अब ऊपर के फोर्स और नीचे के फोर्स आपस में क्या होंगे भाई, बैलेंस होंगे। तो अपथ्रस्ट फोर्स प्लस क्यू ई इज इक्वल टू क्या लगेगा भाई, mg। अगेन मैं रिपीट करता हूँ क्वेश्चन, देखो इसका वेट जो होगा mg डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, क्योंकि इस पे चार्ज q है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस पे अपने डायरेक्शन में फोर्स लगाए क्यू ए। और क्योंकि ऑयल के अंदर इसको हमने सस्पेंड किया है तो ऑयल एक अपथ्रस्ट फोर्स लगाएगा इस पे, कहां पे, ऊपर की तरफ लगाएगा। तो ऑयल की वजह से जो अपथ्रस्ट फोर्स लगेगा वो अपर डायरेक्शन में लगेगा, ऊपर की तरफ लगेगा। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं यू अपथ्रस्ट फोर्स होता है रो, ठीक, ऑफ लिक्विड या ऑयल इनटू बॉल का वॉल्यूम इनटू जी इज इक्वल टू क्यू ई इज इक्वल टू एम हो जाएगा बेटा हमारा, एम रो इनटू वी, रो मतलब जो बॉल है उसकी डेंसिटी इनटू वॉल्यूम इनटू जी। सॉरी ये प्लस का है, हाँ ये प्लस है। ठीक, तो यहां से अगर हम क्यू ई निकालेंगे तो क्यू ई हो जाएगा हमारा, देखो रो एस माइनस रो एल, रो एस माइनस रो एल इज इनटू वी, जी हम कॉमन ले लेंगे यहाँ से और डिवाइडेड बाय यहाँ पे आ जाएगा हमारा ई भी इसके डिवाइड में भेज दो, यहाँ से डायरेक्टली क्यू आ जाएगा हमारा, सिंपल। ठीक, अब वैल्यू रिप्लेस करेंगे, देखो सॉलिड की जो डेंसिटी है, मतलब कॉपर की जो डेंसिटी 8 है और इसकी डेंसिटी है 0.8। ठीक, तो इसकी डेंसिटी है देखो 8 माइनस 0.8, तो ये ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब को केजी में कन्वर्ट कर लेंगे तो ग्राम होता है 10⁻⁻3। ठीक, और सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब, तो 10⁻⁻6, तो +6 हो जाएगा ऊपर जाके, तो ये 10⁻³ हो जाएगा।
ठीक है, तो इंटू 10⁻³ इंटू 10⁻3, ठीक है, इंटू 10⁻3, और v वॉल्यूम हो जाएगा इसका 4 बाई, देखो वॉल्यूम दे रखा है क्या, इसका रेडियस दे रखा है आपका, ठीक, 1 सेंटीमीटर इन डायमीटर दे रखा है, डायमीटर दे रखा है, तो रेडियस आपका 0.5 हो जाएगा, इंटू 10⁻⁻2 हो जाएगा। कैलकुलेटिव पार्ट है ये क्वेश्चन का, ठीक है, कैलकुलेशन से क्वेश्चन में थोड़ा सा, अरे यार ये भी कट गया यहाँ से, इधर लिखता हूँ मैं, ठीक है, तो वॉल्यूम हो जाएगा 4/3 इंटू 4/3, पाई हो जाएगा 3.14, और आर क्यूब 0.5 इंटू 10⁻⁻2 का हो जाएगा क्यूब, ठीक, इंटू जी आप 10 ले लो, और डिवाइडेड बाई ई हमारे पास दे रखा है, देखो ई दे रखा है 600 पाई, 600 पाई, 600 पाई, देखो पाई से पाई कैंसिल कर दो, यहाँ पे पाई से पाई का जो हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक। अब इसको जस्ट कैलकुलेट करना है आपको, कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखो यहाँ पे सिंपली 10 से इसको कट कर दो, एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, एक जीरो से इसके पावर कैंसिल कर दो, तो यहाँ पे पावर 2 बचेगा, इसमें से इसको माइनस करोगे तो ये 7.2 इंटू 4 इंटू, देखो 0.5 का क्यूब करेंगे तो 5 ले लो इसको, तो ये जगह 25, 125, ठीक, इंटू 10⁻, काउंट कर लेते, देखो यहाँ पे बचेगा आपका 2, ठीक है, यहाँ पे बचेगा आपका -2⁻3, और यहाँ से एक माइनस ले लेना, क्योंकि ये पॉइंट हटा दिया ना हमने, तो यहाँ पे -1 हो जाएगा, तो -2 -1 -3 हो जाएगा, -3 का क्यूब माइनस का 9 हो जाएगा, यहाँ से माइनस का 9 डिवाइडेड बाय, देखो 6 इंटू 3, 6 इंटू 3, तो ये जो है 6 × 18, 18 चौक कितना था, 72 होता है, 18 8 चौक 32, हाँ 18 चौक 72, तो ये 0.8 आ जाएगा, 0.8, ठीक, देखो 125 की 4 से गुणा करो, 125 की 4 से गुणा करोगे तो 400 500 हो जाएगा, ये गुणे 0.8 इंटू 10⁻⁻7, मल्टीप्लाई करो, 8×5 = 40, 8×5 = 1 2 0 इंटू 10⁻⁻7, तो आप इसको लिख सकते हैं 40 × 10⁻⁻6, सॉरी, मीन्स 40 माइक्रोकूलम, 40 माइक्रोकूलम, ठीक, ऐसे कुछ इसका आंसर आएगा, या 40 माइक्रोकूलम मीन्स यहाँ पे आ जाएगा आपका 40 माइक्रोकूलम, तो ये हो जाएगा हमारा 40 माइक्रोकूलम, या 4 इंटू 10⁻⁻5, बट यहाँ पे 4 नहीं 2 आएगा आंसर, कहीं थोड़ा सा कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ है हमसे, तो वो हमें चेक करना है कहाँ पर हुआ है, 125 इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है, वॉल्यूम जो है 4/3 पाई, और क्यूब जी का वैल्यू 10, 4 इंटू 10⁻⁻5, ठीक, तो इसका ना आंसर ये आएगा 2 आएगा शायद, एक बार चेक कर लेना, कॉन्सेप्ट वही है, कैलकुलेशंस कहीं मिस्टेक हुआ है, कैलकुलेशंस एरर कहीं हुआ है, ठीक है, एक बार कैलकुलेशन चेक कर लेना आप लोग, ठीक, जो भी आएगा आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिख दीजिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की। A metal wire is subjected to a constant potential difference. When temperature of metal wire increases, the drift velocity of electron in it. ठीक, कह रहे अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो उससे इसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, ठीक, तो पहला ऑप्शन है इंक्रीज थर्मल वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन डिक्रीजेस, डिक्रीज थर्मल वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन डिक्रीजेस, ठीक, इंक्रीज थर्मल वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस, डिक्रीज, ठीक, थर्मल वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजेस। देखो सिंपली अगर हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी की बात करते हैं तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी वीडी इज इक्वल टू द ई कैपिटल ई डिवाइडेड बाय एम इनटू टाउ, ठीक, तो वीडी इज प्रोपोर्शनल टू टाउ। अब देखो अगर मैं टेम्परेचर को इंक्रीज करता हूँ, टेम्परेचर को इंक्रीज करूंगा तो टाउ डिक्रीज हो जाएगा, है ना, रिलैक्सेशन टाइम क्या हो जाएगा हमारा, डिक्रीज हो जाएगा। अगर रिलैक्सेशन टाइम हमारा डिक्रीज होता है तो इसका मतलब वीडी भी क्या हो जाएगा हमारा, डिक्रीज हो जाएगा।
बट अगर वीडी डिक्रीज होगा तो थर्मल वेलोसिटी इंक्रीज होगा, जो थर्मल वेलोसिटी है वो इंक्रीज होगा। ठीक, तो इसके अकॉर्डिंग अगर बात करते हैं तो डिक्रीज एंड थर्मल वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज, मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन इट डिक्रीजेस एंड थर्मल वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजेस। ऑप्शन नंबर फोर्थ जो है ये हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक, तो फोर्थ इज द करेक्ट ऑप्शन। आई बात समझिए, ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिक्रीज होगा बट थर्मल वेलोसिटी हमारा क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। थर्मल वेलोसिटी किस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, क्योंकि थर्मल वेलोसिटी टेम्परेचर पे डिपेंडेंट है, इसीलिए आपका थर्मल वेलोसिटी इंक्रीज हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है करेक्ट ऑप्शन होगा। देखो 36 नंबर क्वेश्चन है, फॉर द गिवन मिक्स्ड कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स कैलकुलेट द टोटल रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी, है ना। पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच में हमें टोटल रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है कि कितना टोटल रेजिस्टेंस है। देखो ये 4 और 4 आपका सीरीज सीरीज में हो जाएगा, 4 और 4 8 हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस हो जाएगा 8, 8 और 8 हमारा पैरेलल में हो जाएगा, 8 और 8 पैरेलल में हो जाएगा तो ये 4 हो जाएगा इसका टोटल। ठीक, 4 4 4 सीरीज में हो जाएगा तो 4 4 8 और 4 12, तो इसके साथ एक रेजिस्टेंस हो जाएगा 12 ओम का पैरेलल में। ठीक, पैरेलल में इन दोनों का कॉम्बिनेशन में 6 आ जाएगा, तो 6 6 6, तो 6 12 6 18, कितना भाई 18, तो टोटल इसकी जो रेजिस्टेंस हो जाएगा हमारा 18 ओम का आ जाएगा। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट 38 नंबर क्वेश्चन। A cell of EMF 1.1 volt and internal resistance 0.5 ohm is connected to a wire of resistance 0.5 ohm. Another cell of same EMF is now connected in series with intention of increasing the current, but the current in the wire remain the same. Internal resistance of second cell is, ठीक, सेकेंड सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है। देखो सबसे पहले एक सेल है, इसका ईएमएफ हमारे पास दे रखा है E1 1.1 वोल्ट, इंटरनल रेजिस्टेंस इसको R1 कंसीडर कर लेते हैं हमारा 0.5 ओम, इज कनेक्टेड टू अ वायर ऑफ रेजिस्टेंस 0.5 ओम। ठीक, तो सर्किट में करंट कितना फ्लो होगा, I दैट इज E बाय R प्लस कैपिटल R। तो E हमारा 1.1 है, 0.5 plus 0.5 is equal to 1.1 by 1 is equal to 1.1 ampere. Another cell of same EMF is now connected in series. सेम EMF का एक सेल जो है हमने किससे कनेक्ट कर दिया भाई, सीरीज में कनेक्ट कर दिया। ठीक, with the intention of increasing the current but the current in the wire remains same। तो सेकंड सेल का जो EMF है E2 ये भी हमारा 1.1 वोल्ट हो जाएगा, बट सेकंड सेल का जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो R2 कंसीडर कर लेते हैं। करंट उतना ही रहेगा जितना पहले करंट सर्किट में फ्लो हो रहा था। तो देखो अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, है ना, तो इस केस में अगर हम बात करेंगे तो करंट क्या होगा, सेकंड केस में आई टोटल EMF बाय टोटल रेजिस्टेंस R1 प्लस R2 प्लस कैपिटल R। सर्किट का ये टोटल रेजिस्टेंस हो जाएगा सीरीज में, तो ये 1.1 प्लस 1.1 डिवाइडेड बाय R 0.5 प्लस R2 प्लस 0.5, और सर्किट में करंट जो है हमारा वो 1.1 है। ठीक है, तो ये 1.1 इज इक्वल टू 2.2 डिवाइडेड बाय 0.1 सॉरी 0.5 1 हो जाएगा 1 प्लस R2। ठीक, इससे इसको डिवाइड करो कितना आएगा 2, इधर मल्टीप्लाई कर देना इसको 1 प्लस R2 इज इक्वल टू 2, तो R2 इज इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा 1 ओम। मतलब सेकंड सेल का जो रेजिस्टेंस है वो हमारा कितना होगा, 1 ओम का होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा, 1 ओम इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट, पेज को क्लियर कर देता हूं मैं। ठीक है, 39 नंबर क्वेश्चन है, PQRS are 4 wires of resistance 333 and 4 ohm respectively. They are connected to form the 4 arms of Wheatstone bridge circuit. The resistance with S must be shunt in order that the bridge may be balanced is। ठीक, देखो अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास 4 रेजिस्टेंस है, 4 रेजिस्टेंस है। ठीक है, व्हीटस्टोन ब्रिज को इस तरीके से बनाता हूँ मैं, चलो ऐसे सिंपल बना देता हूँ। ठीक, क्योंकि व्हीटस्टोन ब्रिज को इस तरीके से सिंपल होगा, बीच में हमारा डायगोनल होगा। ठीक, ये 3 है, ये 3 है, ये 3 है, ये 4 है। ठीक, कौन कौन सा, PQRS, ये हमारा P है, ये Q है, ये RS R है, ये S है।
अब हमसे कह रहे हैं कि हम इस S में कितना शंट जोड़ दे, कितना शंट और जोड़ दे ताकि ये व्हीटस्टोन ब्रिज जो है वो बैलेंस कंडीशन में आ जाए। ठीक, देखो व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस कंडीशंस में कब आएगा, व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस कंडीशन में कब आएगा, देखो इन दोनों का जो रेशियो है ये 3/3 है, 1 का रेशियो है, तो इसका ना यहाँ पे भी 1 का रेशियो होना चाहिए, तो इसका ना 4 ओम की जगह पे हमारा जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो 3 ओम का आना चाहिए। ठीक, मतलब रेजिस्टेंस कम करना है, तो इसके साथ हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसके साथ एक पैरेलल में एक x ओम का एक रेजिस्टेंस हम ऐड कर लेते हैं। ठीक, इन दोनों का जो टोटल रेजिस्टेंस होगा ये 3 ओम होना चाहिए, तो x का वैल्यू हमसे पूछा है कि x का वैल्यू क्या होगा, ये आपको कैलकुलेट करना है। तो सिंपल अगर हम बात करते हैं यहाँ पे तो 1/3, क्योंकि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 3 होना चाहिए, तो 1/4 प्लस 1/x, तो 4 को उठा के इधर भेज देना, तो 1/3 माइनस 1/4 इज इक्वल टू 1/x, एलसीएम हमारा कितना है 12, 4 माइनस 3 इज इक्वल टू 1/x, 4 माइनस 3 1 हो जाएगा, तो 1/x इज इक्वल टू 1/12, तो x इज इक्वल टू कितना आएगा भाई 12 आएगा। इसका मतलब यहाँ पे जो शंट आप जोड़ोगे वो कितने ओम का जोड़ोगे, कितने ओम का शंट जोड़ोगे भाई 12 ओम का शंट जोड़ोगे। ठीक है, कोई ऑप्शन में है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पर है। ठीक, 12 ओम का आपको शंट यहाँ पे क्या करना पड़ेगा भाई, जोड़ना पड़ेगा। अगर 12 ओम का शंट अगर एस के साथ जोड़ दोगे तो व्हीटस्टोन ब्रिज हमारा किस में आ जाएगा भाई, बैलेंसिंग के कंडीशन में आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है 40 नंबर क्वेश्चन है, मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ अ थिन बार मैग्नेट इज एम। एक हमारे पास थिन बार मैग्नेट है, उसका मैग्नेटिक मूवमेंट एम है, इफ इट इज बेंट इनटू अ सेमी सर्कुलर फॉर्म, अगर उसको हम सेमी सर्कुलर फॉर्म में बेंट कर देंगे, इट्स न्यू मैग्नेटिक मूवमेंट विल बी, इसका न्यू मैग्नेटिक मूवमेंट क्या होगा वो हमें फाइंड करना है। तो सिंपल सी बात है, अगर हमारे पास एम एक सॉरी एक वायर है जिसके लेंथ हम मान लेते कितना है भाई, एक वायर है इसकी लेंथ हम मान लेते कितना भाई एल है। ठीक, इसका क्यू एम, इस एंड का माइनस क्यू एम, तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट एम हो जाएगा क्यू एम इंटू एल। बट इसको अगर मैं एक सेमी सर्कल में बेंड कर देता हूँ, इसी एल लेंथ के वायर को हम क्या करते हैं सेमी सर्कल में क्या करते हैं बेंड कर देते हैं, तो इन ये इस एंड का डायपोल सॉरी पोल स्ट्रेंथ क्यू एम, इस एंड का पोल स्ट्रेंथ माइनस क्यू एम, तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितना होगा बता सकते हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में, जल्दी से बताओ। ठीक, तो ये हमारा 2r हो जाएगा, r मान लेते हैं इस सेमी सर्कल का क्या है भाई रेडियस है, तो अगर r रेडियस है तो r कितना होगा, क्या इस वायर की टोटल लेंथ क्या l है, तो मैंने कहा बिल्कुल, तो l इज इक्वल टू सर्कल का सरकमफ्रेंस क्या होगा भाई पाई आर सेमी सर्कल का, तो क्या r इज इक्वल टू यहाँ पे l अपॉन पाई हो जाएगा, तो टोटल लेंथ कितना भाई 2r है, तो इसका डायपोल मोमेंट, इसका डायपोल मोमेंट m क्या हो जाएगा, तो इसका डायपोल मोमेंट m डैश हो जाएगा आपका सिंपल, दैट इज क्यू एम इंटू 2r, तो हमने कहा ठीक है, तो क्यू एम इंटू 2r, तो 2l अपॉन पाई, 2l अपॉन पाई, तो 2 अपॉन पाई क्यू एम इंटू एल हमारा इनिशियल डायपोल मोमेंट है, तो ये m हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो m डैश क्या होगा हमारा, तो m डैश हो जाएगा दैट इज 2m बाय पाई, तो ये हमारा फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर फोर्थ करेक्ट होगा 2m अपॉन पाई, दैट इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि पोल के बीच का डिस्टेंस डिक्रीज हुआ, पोल के बीच का डिस्टेंस डिक्रीज होने की वजह से आपका डायपोल मोमेंट क्या हो गया डिक्रीज हो गया। ठीक है, क्लियर है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 40, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल यूज्ड इन ट्रांसफार्मर मस्ट हैव। ठीक, जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल होता है वो ट्रांसफार्मर में यूज होता है, तो कह रहे क्यों होता है। ठीक, तो इसका मेन जो रीजन होता है, देखो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल ट्रांसफर में जो यूज होता है वो सॉफ्ट फेरोमैग्नेटिक मटेरियल यूज होता है। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के दो कैटेगरी होता है, एक सॉफ्ट फेरोमैग्नेटिक मटेरियल होता है, एक आपका हार्ड फेरोमैग्नेटिक मटेरियल होता है। तो जो सॉफ्ट फेरोमैग्नेटिक मटेरियल होता है उसका लो हिस्टैरिसीस लॉस होता है, ठीक, और लो परमियाबिलिटी होता है, सॉरी हाई परमियाबिलिटी होता है, परमियाबिलिटी हाई रखते हैं और लो हिस्टैरिसीस लॉस होता है। ठीक, उसका जो बी एच कर्व जो बनता है, बी एच कर्व जो बनता है इस तरीके से ना, वो कम रखा जाता है, इस तरीके से जो बी एच कर्व आपका बनता है ये कम होता है, इसका हिस्टैरिसीस लॉस कम होता है। ठीक, तो इसके अकॉर्डिंग हाई परमियाबिलिटी एंड लो हिस्टैरिसीस लॉस, तो ये हो जाएगा हमारा सेकेंड ऑप्शन। ठीक है, सेकेंड ऑप्शन करेक्ट होगा, हाई परमियाबिलिटी एंड लो हिस्टैरिसीस लॉस, हाई परमियाबिलिटी एंड लो हिस्टैरिसीस
लॉस, दैट इज द करेक्ट आंसर। ठीक है। 42, a conducting ring of radius r is placed in a varying magnetic field perpendicular to the plane of ring. A conducting wire of radius r is placed in a varying magnetic field perpendicular to the plane of the ring if the rate at which the magnetic field vary is x, मतलब मैग्नेटिक फील्ड जो वेरी कर रहा है वो x से वेरी कर रहा है, the electric field intensity at any point of the ring is, है ना, तो उसी पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा वो आपको कैलकुलेट करना है, वो आपको फाइंड आउट करना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा। ठीक है, देखो सिंपल सा कॉन्सेप्ट लगाएंगे हम यहाँ पे। ये बेसिकली क्वेश्चन जो हमारा बनता है ये ईएमआई का क्वेश्चन है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बेस्ड क्वेश्चन है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, देखो अगर आपका डीवी ओवर डी जो मैग्नेटिक फील्ड वेरी, हाँ ये एक्स है, ठीक, डीवी ओवर डी टी हमारा क्या है भाई, एक्स है। अगर डीवी ओवर डी टी एक्स है तो इसका मतलब जो ईएमएफ हमारा इंड्यूस्ड होगा उसमें, तो वो जगह हमारा क्या, दैट इज डी फाई ओवर डी टी। ईएमएफ जो इंड्यूस्ड होगा माइनस डी फाई ओवर डी टी हो जाएगा, तो डी फाई दैट इज ए इंटू बी, तो हम इसको लिख सकते हैं माइनस का ए डी बी ओवर डी टी, तो ये हमारा जो माइनस का ए इंटू एक्स। अच्छा ये ईएमएफ है, ईएमएफ का मतलब होता है पोटेंशियल, है ना, पोटेंशियल से हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं, तो ई इज इक्वल टू कहते हैं ईएमएफ अपॉन आर या डी, सिंपल सी बात है जी, क्योंकि रिंग है तो रिंग के इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट ऑफ द रिंग इज, रिंग के अंदर किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी क्या होगी। ठीक है, तो ये हमारा जाएगा सिंपल, देखो तो माइनस का ए पाई आर स्क्वायर एरिया ऑफ रिंग इनटू एक्स डिवाइडेड बाय आर, आर से आर कैंसिल कर देंगे तो ये हमारा जाएगा सिंपली पाई आर एक्स, पाई आर एक्स। लोग जो यहाँ पे कह रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट ऑफ द रिंग इज, रिंग के किसी भी पॉइंट पर, रिंग के किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी, ये जो ईएमएफ जो इंड्यूस्ड हुआ है ये किसके बीच का ईएमएफ इंड्यूस्ड है, अगर कोई भी दो पॉइंट हम कंसीडर करेंगे उन दोनों पॉइंट के बीच का ईएमएफ हो जाएगा ये। ठीक है, रुक जाओ एक मिनट। A conducting ring of radius r is placed in a varying magnetic field perpendicular to the plane of the ring. If the rate at which the magnetic field vary is x, the electric field intensity at any point of the ring, उस रिंग के एनी पॉइंट्स ऑफ द रिंग, रिंग के किसी पॉइंट पर, तो देखो अब कह रहे कि एनी पॉइंट ऑफ द रिंग, रिंग के किसी भी पॉइंट के बीच, किसी भी पॉइंट पर पूछ रहा है, तो ये जो ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा वो रिंग के इन दोनों पॉइंट के बीच का होगा, मतलब बहुत क्लोज पॉइंट के बीच का जो ईएमएफ होगा ये हो जाएगा। तो इसको हम 2 पाई आर से डिवाइड करेंगे, मतलब रिंग की टोटल लेंथ से डिवाइड करेंगे। किससे डिवाइड करेंगे, रिंग की टोटल लेंथ से हम डिवाइड करेंगे, तो 2 पाई आर, तो ये पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, तो आर एक्स अपॉन 2 बचेगा। ठीक, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा हमारा वो हो जाएगा आर एक्स अपॉन 2। ठीक, सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा। तो यहाँ पे जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे रिंग के किसी भी पॉइंट के क्रॉस, तो टोटल ईएमएफ जो इंड्यूस्ड हुआ है उसको रिंग की टोटल लेंथ से हम डिवाइड करेंगे, क्योंकि ईएमएफ ई इज इक्वल टू, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड ई इज इक्वल टू वी बाई डी होता है आपका, क्या होता है, वी बाई डी होता है। ठीक है, इसीलिए हम डी का मतलब हो गया डिस्टेंस हो गया जिन दो पॉइंट, तो क्योंकि किसी एक पॉइंट के बीच में पूछ रहा है तो सिंपली रिंग की टोटल सर्कमफ्रेंस से हम क्या करेंगे, इसको आर डिवाइड करेंगे, तो ऑप्शन नंबर सेकंड आएगा आर एक्स बाय 2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा आर एक्स बाय 2। नाउ देखो सिंपल नेक्स्ट क्वेश्चन है 43, a 50 हर्ट्ज एसी करंट ऑफ क्रस्ट value 1 ampere flows through the primary of transformer if the mutual inductance between the primary and secondary be 0.5 Henry,
द क्रस्ट वोल्टेज इंड्यूस्ड इन द सेकेंडरी इज, सेकेंडरी में जो सेकेंडरी वोल्ट सॉरी सेकेंडरी कॉइल में जो ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा या वोल्टेज जो इंड्यूस्ड होगा इसका वैल्यू कितना होगा। ठीक, तो फ्रीक्वेंसी आपका दे रखा है 50 हर्ट्ज। ठीक, करंट कितना है भाई 1 एम्पियर है। ठीक, 50 हर्ट्ज एंड 1 एम्पियर। और सेकेंडरी एंड प्राइमरी के बीच में जो म्यूचुअल इंडक्टेंस है एम का वैल्यू दे रखा है, एम इज इक्वल टू दैट इज 0.5। 0.5। अच्छा, अगर इसकी फ्रीक्वेंसी दे रखा है 50 हर्ट्ज, ठीक है, तो टाइम पीरियड कितना हो जाएगा टी, दैट इज 1/f। ठीक, तो 1/50 इज इक्वल टू 1/50 रख दो चलो। ठीक, तो अच्छा देखो ईएमएफ जो होगा, ईएमएफ ई इज इक्वल टू व्हाट, दैट इज माइनस एम डी आई ओवर डी टी, या डेल्टा आई ओवर डेल्टा टी लिख सकते हैं, डेल्टा आई ओवर डेल्टा टी। ठीक हो गया। देखो म्यूचुअल इंडक्टेंस हमारे 0.5 है, ये नीचे कैलकुलेट करता हूँ 0.5 डेल्टा आई। करंट कितना चेंज होगा भाई एक रोटेशन में, करंट कितना चेंज होगा एक टाइम पीरियड में, एक टाइम पीरियड में करंट कितना चेंज होगा। प्राइमरी एंड सेकेंडरी 0.1 द क्रस्ट वोल्टेज इंड्यूस्ड इन द सेकेंडरी इज। ठीक, सेकेंडरी में कितना क्रस्ट वोल्टेज इंड्यूस्ड होगा। क्रस्ट वोल्टेज का मतलब यही हो गया कि जो आपका पीक वोल्टेज पूछ रहा है आपसे। ठीक, ये हो गया हमारा करंट का पीक वैल्यू कह रहा है ये, पीक वैल्यू मतलब आई नॉट दे रखा है आपका 1 एम्पियर, और यहाँ पे ये 1 से 0 तक डिक्रीज होगा, है ना। 0 से अगर हम बात करें ये 1 से 0 तक डिक्रीज होगा, या 0 से इधर 1 तक डिक्रीज होगा। ठीक, तो अगर 1 से 0 तक डिक्रीज होता है तो कितने टाइम में, T/4 टाइम्स में, T/4। T/4 का मतलब क्या इसका 200 टाइम्स। ठीक, तो -0.5 इंटू डेल्टा आई 1 एम्पियर करंट डिवाइडेड बाय, ठीक, डिवाइडेड बाय 1/200, जो टाइम इंटरवल लेंगे वो उतना 200 ले लेंगे। तो यहाँ पे जो वोल्टेज इंड्यूस्ड होगा वो आपका वोल्टेज आ जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, तो 0.5 की हम 200 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इज इक्वल टू 100 वोल्ट। ठीक, तो 100 वोल्ट जो है हमारा करेक्ट आंसर आएगा। कितना आएगा 100 वोल्ट आएगा। आई बात समझे। देखो करंट यहां से ये पीक करंट दे रखा है ना, पीक से 0 तक, है ना। करंट 1 से 0 तक कितने टाइम में जाएगा, तो क्योंकि ये पूरा एक टाइम पीरियड है, एक पूरा टाइम पीरियड है, तो यहां से यहां तक करंट कितने टाइम्स में डिक्रीज होगा, टी 1/4 टी टाइम्स में डिक्रीज होगा, मतलब जितना टाइम पीरियड उसका 1/4 टाइम में जो है करंट हमारा डिक्रीज होगा। ठीक, इसीलिए हमने यहाँ पे 1/4 लिया है, तो क्योंकि टाइम पीरियड हमारा 1/50 है, इसकी 4 से मल्टीप्लाई करें तो 1/200 से इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा करंट ईएमएफ आ जाएगा 100 वोल्ट। ठीक हो गया। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और आप चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट करें तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा बेटा। चलिए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 44 की। क्वेश्चन नंबर 44, a long solenoid of diameter 0.1 meter has 2 into 10 to the power 4 turns per meter। ठीक, ये नंबर ऑफ टर्न्स दे रखा पर यूनिट लेंथ पे। At the center of the solenoid, a coil of 100 turns and radius 0.01 meter is placed with its axis coinciding with the solenoid axis। ठीक, the current in solenoid reduce at a constant rate to 0 ampere from 4 ampere in 0.05 second. If the resistance of coil is 10 pi square ohm, then the total charge flowing through the coil during this time is, है ना। इस ड्यूरेशन में कितना चार्ज फ्लो हुआ है वो चार्ज आपको निकालना है। ठीक, चार्ज निकालने का सिंपल सा फॉर्मूला होता है क्यू, दैट इज डेल्टा फाइव अपॉन आर, डेल्टा फाइव अपॉन आर, मतलब फ्लक्स कितना चेंज हुआ है उस टाइम इंटरवल में। ठीक है, तो फ्लक्स जितना चेंज हुआ है उसको आप आर से क्या कर दो, डिवाइड कर दो, तो हमारा क्यू आ जाएगा। ठीक, तो फ्लक्स कितना चेंज होगा भैया, 0 से बढ़ेगा 4 एम्पियर तक। ठीक, तो फ्लक्स डेल्टा फाइव हो जाएगा हमारा, सिंपली डेल्टा फाइव दैट इज B2 - B1, है ना, B2 - B1।
देखो B1 तो जीरो होगा, क्योंकि अगर हमारा 0 एम्पियर करंट फ्लो है तो मैग्नेटिक फील्ड जीरो होगा, तो B1 का वैल्यू जीरो हो जाएगा, तो ये B2 माइनस जीरो हो जाएगा। B2 कितना हो जाएगा, दैट इज म्यू नॉट एन आई, है ना, म्यू नॉट एन आई। म्यू नॉट हो गया हमारा 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 इंटू ए एन जो हो गया हमारा हो गया 2 इंटू 10⁻⁴, ठीक, ये नंबर ऑफ टर्न्स हो गया, और आई हो गया हमारा इसमें 4 एम्पियर, ठीक, ये हमारा डेल्टा पाई हो गया। इसी को आर से डिवाइड कर दो आप, तो हमें क्यू मिल जाएगा। तो इसी को आर से डिवाइड करो, आर हमारा है 10 पाई स्क्वायर, क्या भाई, 10 पाई स्क्वायर। टर्न्स पर मीटर दे रखा है, ठीक है। अच्छा रुक जाओ, सिंपल, हाँ एक चीज और समझो, एक चीज समझो, एक चीज और समझो, इतना फ्लक्स तो यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक मैंने कर दिया है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड का चेंज निकाला है, इसको ए से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, A2 से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब सेकंड जो कॉइल है उसके एरिया से हम मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक, इनटू उसके नंबर ऑफ टर्न्स भी ले लेंगे, कि 100 नंबर ऑफ टर्न्स दे रखा है, तो 100 नंबर ऑफ टर्न से कितना फ्लक्स हमारा चेंज होगा, और इसी को हम किससे डिवाइड करेंगे, आर से डिवाइड कर देंगे कॉइल के, तो हमारा निकल के आ जाएगा यहाँ से क्यू, ठीक। हमने क्या करा, जो प्राइमरी सोलेनॉइड है उसका मैग्नेटिक फील्ड कितना चेंज हुआ है, उस चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड को हमने सेकेंडरी के एरिया और उसके नंबर ऑफ टर्न से हमने मल्टीप्लाई करके हमने फ्लक्स का चेंज निकाला, और उसको आर से डिवाइड कर देंगे सेकेंडरी कॉइल के, ठीक है। तो सिंपल, तो B2 माइनस B1, तो B1 तो जीरो है, तो B2 हमारा हो जाएगा म्यू नॉट N1 I1 इंटू A2 N2/R। वैल्यू रखो अब इसमें, अब इसमें क्या करो, अब वैल्यू रखो। देखो म्यू नॉट हो जाएगा हमारा 4 पाई इंटू 10⁻⁻7, N1 हो गया हमारा कितना, N1 हो जाएगा 2 इंटू 10⁻⁴, 2 इंटू 10⁻⁴, ठीक है। आई हमारा हो गया 4 एम्पियर, कितना, 4 एम्पियर, ठीक, क्योंकि 4 एम्पियर करंट फ्लो रहते हैं सेकंड में, टाइम का कोई यहाँ पे काम नहीं है। अच्छा, और दूसरा अगर हम बात करते हैं, तो उसका जो रेडियस है 0.01 मीन्स 10⁻⁻², ठीक, और नंबर ऑफ टर्न्स है आपका 100, तो N2 हमारा हो गया यहाँ पे 100, और इसका जो एरिया होगा बेटा ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर मीन्स 10⁻⁻² का स्क्वायर आर डिवाइडेड बाय आर। आर का मतलब यहाँ पे रेजिस्टेंस हो गया, और रेजिस्टेंस हमारा दे रखा है 10⁻⁻, 10 पाई स्क्वायर, ठीक। देखो 1 2 पाई, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक, 10 से इसको काट देना, 1 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचा, 4 दूना 8, 8 चौक 32, 8 चौक 32 गुणा 10 की घात, देखो -7 +4, ठीक है, एक 10 यहाँ पे बचेगा +1, और 10 की घात -2 की घात 2, तो +4, इस 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो 32 गुणा 10 की घात -6, तो ये 32 माइक्रो कूलम, ठीक है, कितना आएगा, 32 माइक्रो कूलम, ठीक। तो ऑप्शन नंबर सेकंड आएगा इसका करेक्ट आंसर, ठीक, सेकंड इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। देखो इसमें क्वेश्चंस में थोड़ा सा कैलकुलेशंस है, कैलकुलेटिव पार्ट है, थोड़ा सा समझने का पार्ट है, तो चार्ज के लिए हम ये वाला फॉर्मूला यूज कर लेंगे क्यू निकालने के लिए, ठीक है। नहीं आया समझ में तो एक बार आप क्या कहते हैं, एक बार आप इसको रिमाइंड करके जरूर देखिएगा बेटा, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 45 है, क्वेश्चन नंबर 45, द लोअर हाफ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस इज मेड opaque, which of the following statement describe the image of object placed in front of the lens। देखो कॉन्वेक्स लेंस का हाफ पार्ट को हमने क्या कर दिया, ऑपिक्यू मतलब हमने ढक दिया उसको, या उसमें पेंट कर दिया, ठीक, ये हमारा कॉन्वेक्स लेंस है, इस वाले पोर्शन को हमने क्या कर दिया, ऑपिक्यू मतलब उसको ब्लैक कर दिया, ठीक। अगर इस वाले पोर्शन को अगर हम ब्लैक करेंगे तो क्या होगा भाई, तो इस केस में ये होगा कि देखो जो इमेज बनेगा ना उसकी इंटेंसिटी हाफ हो जाएगा, इंटेंसिटी का जगह हाफ हो जाएगा, इंटेंसिटी रिड्यूस हो जाएगा,
ठीक हो गया। तो केवल ये ऑप्शन आएगा, इंटेंसिटी ऑफ इमेज गेट रिड्यूस्ड, इंटेंसिटी जो है वो रिड्यूस हो जाएगा। इमेज विल शो ओनली हाफ ऑफ द ऑब्जेक्ट, नहीं ऐसा नहीं है, ठीक, ये गलत है। ठीक, नो चेंज इन द इमेज, हाँ इमेज में चेंज आएगा बट उसकी इंटेंसिटी में चेंज आएगा, बाकी कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक, तो ओनली सी ऑप्शन जो है हमारा करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि बी हो नहीं सकता है, बी नहीं हो सकता तो सी, बी और सी ओनली करेक्ट हो नहीं सकता है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है, मतलब सॉरी थर्ड जो ऑप्शन जो है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक, 46 नंबर क्वेश्चन है, टू स्लिट्स आर मेड 0.1 mm अपार्ट, ये डी दे रखा है स्मॉल डी, एंड स्क्रीन इज प्लेस्ड कैपिटल डी इज इक्वल टू 2 मीटर अवे, द फ्रिंजेस सेपरेशंस व्हेन द लाइट ऑफ वेवलेंथ 500 नैनोमीटर इज यूज्ड। यहाँ पे फ्रिंज सेपरेशन पूछा है, फ्रिंज सेपरेशन मतलब फ्रिंज विड्थ पूछा है, बीटा पूछा है, लैम्डा स्मॉल डी सॉरी लैम्डा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी, कैपिटल डी बाय स्मॉल डी, तो लैम्डा हमारा है 500 नैनोमीटर, 10⁻⁻⁹ ठीक, डी हमारा है जगह 2 मीटर, और यहाँ पे स्मॉल डी है 0.1 mm, 1 mm, mm हो गया 10⁻⁻3 और पॉइंट हटा दोगे तो 10⁻⁻4, तो ये आपका जाए 10⁻⁻4, 5 टू जा 10, 5 टू जा 10, तो ये हो गया हमारा 10, तो 1000, तो 10⁻+3 -9+4, ठीक, 4 7 माइनस का दो 10⁻⁻2 मीटर मीन्स 1 सेंटीमीटर, 10⁻⁻2 मीन्स 1 सेंटीमीटर, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है ये हमारा करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए 47 नंबर क्वेश्चन है, फॉर एन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप हैविंग ऑब्जेक्टिव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर एफ ओ, आईपीस लेंस ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर एफ ई, टेलीस्कोप ट्यूब लेंथ एंड मैग्निफिकेशन रिस्पेक्टिवली आर। देखो मैग्निफिकेशन एफ इज इक्वल टू एफ ओ अपॉन एफ ई, एफ हमारा 10, एफ ई हमारा 10 सेंटीमीटर है, तो 10 सेंटीमीटर में 0.1 डिवाइड कर देंगे तो 100 आएगा मैग्निफिकेशन, ठीक, और लेंथ आ जाएगा एफ ओ प्लस एफ ई, ठीक, तो 10 प्लस 0.1 दैट इज 10.1 मीटर, ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग 10.1 मीटर का मतलब है 1010 सेंटीमीटर, ठीक, तो ऑप्शन नंबर फोर्थ करेक्ट होगा, 1010 सेंटीमीटर इन कॉमा 100, ठीक है, तो ये लेंथ हो जाएगा 100, इसका मैग्निफिकेशन हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 है, अकॉर्डिंग टू बोहर्स मॉडल द रेडियस ऑफ ऑर्बिटिंग इलेक्ट्रॉन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन, गलत है। देखो बोहर मॉडल के पोस्टुलेट्स मैं आपको बता देता हूँ, ई इज प्रोपोर्शनल टू 1/n², ठीक, आर इज प्रोपोर्शनल टू n² एंड वी इज प्रोपोर्शनल टू 1/n, ये पोस्टुलेट्स है, ठीक, तो इसके अकॉर्डिंग देखते हैं क्या करेक्ट होता है। स्पीड ऑफ ऑर्बिटिंग इलेक्ट्रॉन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/n, करेक्ट है। मैग्नीट्यूड ऑफ टोटल एनर्जी ऑफ ऑर्बिटिंग इलेक्ट्रॉन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/n², ये भी करेक्ट है। रेडियस ऑफ ऑर्बिटिंग इलेक्ट्रॉन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n², ये भी हमारा करेक्ट है, ठीक, बट ये वाला ऑप्शन गलत है, तो बी सी डी है, बी सी डी ओनली, तो ऑप्शन नंबर 4 ये सही है, ठीक, तो ये याद रखिएगा एनर्जी, रेडियस और वेलोसिटी किस तरीके से वेरी करता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। 49, फॉर अ फुल वेव रेक्टिफायर इफ द इनपुट फ्रीक्वेंसी इज 50 हर्ट्ज, द आउटपुट फ्रीक्वेंसी विल बी, फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है। तो अगर फुल वेव रेक्टिफायर की बात करेंगे तो फुल वेव रेक्टिफायर की जो आउटपुट फ्रीक्वेंसी होगा तो इनपुट फ्रीक्वेंसी के डबल हो जाएगा, और हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए आउटपुट फ्रीक्वेंसी और इनपुट फ्रीक्वेंसी सेम रहता है, ठीक, इसलिए क्योंकि इनपुट फ्रीक्वेंसी आपका 50 हर्ट्ज है तो आउटपुट फ्रीक्वेंसी आपका 100 हर्ट्ज का होगा, ठीक, तो ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट होगा। फॉर एन इलेक्ट्रिक डायपोल in a non-uniform electric field with dipole moment parallel to directions of the field, the force F torque tau of the dipole moment respectively। देखो यहाँ पे कह रहे हैं कि एक इलेक्ट्रिक डायपोल नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है, अगर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर डायपोल रखा हुआ है तो उस केस में उस पर फोर्स भी नॉन जीरो होगा और टॉर्क भी नॉन जीरो होगा, अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में होगा तो फोर्स जीरो हो जाएगा, टॉर्क नॉन जीरो रहेगा, ठीक, तो ऑप्शन नंबर फोर्थ जो है करेक्ट होगा, एफ नॉट इक्वल टू जीरो एंड टाउ इज नॉट इक्वल टू जीरो, ठीक, तो ये रहे 50 क्वेश्चंस आज हम लोगों ने डिस्कस किया, करीब 20 क्वेश्चंस डिस्कस किए, तो जो पेपर है वो हमारा कंप्लीटली सॉल्व हो चुका है। कोई भी डाउट्स होता है कमेंट सेक्शन में जाके ज़रूर पूछिएगा, ठीक,
और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, और बहुत ज़्यादा पसंद आया है ना, मज़ा आ गया तो वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा अपने दोस्तों के साथ। ठीक, चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट करें तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।